और उसके बाद आइए अब हम बात करते हैं आरटीए टाइप 4 की। तो देखिए आरटीए टाइप 4 को हम हाइपर कैलेमिक ट्यूबुलर एसिडोसिस बोलते हैं। तो आरटीए टाइप 4 में होता क्या है ना कि ये हमारी पीसीटी भी सही रहती है और ये हमारे जो कलेक्टिंग डक्ट है ना लगभग ये भी सही रहती है। यहाँ पे हमको ना एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन हमको एबनॉर्मल देखने को मिलता है। हो सकता है कि एल्डोस्टेरॉन खुद प्रेजेंट ना हो या एल्डोस्टेरॉन प्रेजेंट हो तो इसके जो रिसेप्टर होते हैं ना यहाँ पे ये अपने रिसेप्टर पे वर्क ना कर पाए, तो यहाँ पे हमको एल्डोस्टेरॉन का रोल देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं हाइपर कैलेमिक ट्यूबुलर एसिडोसिस। ठीक है, तो ये हाइपर कैलेमिक ट्यूबुलर एसिडोसिस में होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे हम दिखाए आरटीए टाइप 4 में क्या होता है। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखिए सिर्फ अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स को दिखाया गया है, हालांकि यहाँ पे प्रिंसिपल सेल का भी रोल होता है। इस वजह से देखिए हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये हम यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट को उठा के लाए और ये देखिए कलेक्टिंग डक्ट में ये देखिए ये अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स है और ये देखिए ये प्रिंसिपल सेल है और यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन का क्या रोल होता है। तो देखिए एल्डोस्टेरॉन आके यहाँ पे जब बाइंड करता है अपने रिसेप्टर से तो देखिए दोनों सेल में, तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल सेल पे क्या करता है कि ये यहाँ पे न्यूक्लियर मशीनरी को एक्टिवेट कराता है और देखिए ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज का फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे देखिए ये पोटेशियम का फॉर्मेशन करता है, पोटेशियम चैनल का, और यहाँ पे देखिए सोडियम चैनल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ का फॉर्मेशन करता है, तीन चैनल का एक टाइम पे फॉर्मेशन करता है। तो ये जो होता है देखिए इधर से 3 सोडियम इधर भेजा, 3 सोडियम यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये 3 सोडियम जब यहाँ आया ना तो इस 3 सोडियम की यहाँ पे कमी हुई, इसको पूरा करने के लिए ये वाला जो चैनल बना था इससे सोडियम हमारा इधर आ गया और ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो गया। और देखिए इधर से पोटेशियम को लॉस किया और जब ये पोटेशियम को लॉस किया तो ये पोटेशियम जब यहाँ आया तो यहाँ पे देखिए एक और चैनल बनाया था और ये जो पोटेशियम यहाँ आया था इस चैनल के थ्रू ये चला गया हमारे यूरिन फॉर्मेशन में। नॉर्मल कंडीशन में एल्डोस्टेरॉन जब अपने रिसेप्टर पे वर्क करता है तो हमको ये फंक्शन देखने को मिलता है। ठीक, अब देखिए क्या होता है आरटीए टाइप 4 में कि यहाँ पे ना हमको यही एल्डोस्टेरॉन या तो एब्सेंट देखने को मिलेगा या तो अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पाएगा। जब बाइंड नहीं कर पाएगा तो ना ही ये चैनल बनेगा, ना ही ये चैनल बनेगा, ना ही ये चैनल बनेगा। और अब क्या होगा कि देखिए यहाँ पे सोडियम जो है ये लॉस होगा, इधर सीरम में सोडियम कम हो जाएगा। ठीक है, सीरम में सोडियम कम हो गया, इससे हमको मतलब नहीं है इतना। लेकिन पोटेशियम के साथ देखिए क्या होगा कि पोटेशियम को यहाँ सीरम में जो पोटेशियम था ये इस चैनल के थ्रू ऐसे जाके ऐसे लॉस हो रहा था, लेकिन अब जब ये एल्डोस्टेरॉन अपना काम नहीं कर पाया, नहीं बना, तो पोटेशियम यहाँ से ऐसे जाके ऐसे लॉस नहीं हो पाएगा। इस वजह से हमारी बॉडी में पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब जब पोटेशियम का कंसंट्रेशन इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा ना तो हमको और क्या परेशानी देखने को मिलेगी। तो देखिए ये बताएं, ये पीसीटी में हमारे यहाँ पे पीसीटी में ग्लूटामाइन प्रेजेंट होता है और ये ग्लूटामाइन ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे ग्लूटामिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है और ये जब ग्लूटामाइन ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है ना तो ये अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, NH3 का फॉर्मेशन करता है और ये NH3 यहाँ आता है। और जब यहाँ आता है NH3 तो देखिए हम यहाँ पे दिखाते हैं, ये देखिए पीसीटी हमारी है, ये देखिए पीसीटी। ठीक है, तो यहाँ पे अमोनिया का प्रोडक्शन हो गया। अब ये अमोनिया जब यहाँ पीसीटी में प्रोडक्शन हो गया ना तो ये आ जाता है हमारे यूरिन फॉर्मेशन में और ये अमोनिया जो यहाँ पे है यहाँ पे ये H+ से बाइंड कर लेता है। तो NH3+H ये अमोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं और ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा हुआ कि क्या हुआ कि यहाँ पे NH3 का प्रोडक्शन हुआ। NH3 का प्रोडक्शन हम बताएं कि यहाँ पे ग्लूटामाइन प्रेजेंट होता है, ये ग्लूटामाइन ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे ग्लूटामाइनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है और जब ग्लूटामाइन ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे अमोनिया बनता है। ठीक है, और ये अमोनिया देखिए ये यही अमोनिया जो प्रोडक्शन यहाँ बताया गया यहाँ चला जाता है ल्यूमन में और ल्यूमन में ये अमोनिया NH3 ये कंबाइन हो जाता है और ये एक्सक्रीट हो जाता है नॉर्मल कंडीशन में ऐसा। लेकिन जब यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन नहीं काम कर रहा है ना यहाँ पे प्रिंसिपल सेल पे और इंटरकलेटेड सेल पे तो हमारी सीरम में पोटेशियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जब पोटेशियम बहुत ज़्यादा होगा ना तो यहाँ पे जो हमारा एंजाइम था ग्लूटामाइनेज, ये ग्लूटामाइनेज को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से ये ग्लूटामाइन ग्लूटामेट में नहीं कन्वर्ट होगा और जब ग्लूटामाइन ग्लूटामेट में नहीं कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे अमोनिया भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो अमोनिया भी नहीं बना, अमोनिया जब नहीं बनेगा तो ये अमोनिया हमारी यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होगा और एक्सक्रीट नहीं होगा तो अमोनिया भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारे आरटीए टाइप 4 में यही होता है। तो देखिए आरटीए टाइप 4 में क्या बताया गया कि यहाँ पे क्या होगा हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म और एल्डोस्टेरॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे या तो हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म देखने को मिलेगा यानी ये एल्डोस्टेरॉन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, या हो सकता है कि एल्डोस्टेरॉन का फॉर्मेशन हो लेकिन ये अपने रिसेप्टर पे वर्क ना कर पाए। ठीक है, तो हमको यहाँ पे यही देखने को मिलेगा हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म या एल्डोस्टेरॉन रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमको हाइपर कैलेमिया देखने को मिलेगा। तो देखिए हम बताया कि हाइपर कैलेमिया देखने को मिला और जब हाइपर कैलेमिया देखने को मिलेगा तो उसकी वजह से क्या होगा NH3 की सिंथेसिस पीसीटी में कम हो जाएगी। तो देखिए हम बताएं ये पीसीटी की हमारी सेल है तो पीसीटी में हमारे NH3 का प्रोडक्शन कम हो गया, वही हम बताया कि ग्लूटामाइन ग्लूटामेट में नहीं कन्वर्ट होगा जिसकी वजह से अमोनिया नहीं बनेगा, यही यहाँ पे बताया गया। और जब ये अमोनिया नहीं बनेगा पीसीटी में तो उसकी वजह से NH4 जो एक्सक्रीट हो रहा था हमारी यूरिन में, देखिए हमें बताएं कि NH3
H+ से बाइंड करके NH4 बन जा रहा था, ये एक्सक्रीट और नॉर्मल कंडीशन, लेकिन अब ये एक्सक्रीट नहीं होगा। यही यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म बता दिया गया कि हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म या एल्डोस्टेरोन रेजिस्टेंस केस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया होगी। हाइपरकैलेमिया के बाद यहाँ पे NH3 का जो सिंथेसिस है पीसीटी में ये कम हो जाएगा, इसकी वजह से अमोनिया का एक्सक्रीशन हमारी बॉडी में कम हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से अमोनिया जब एक्यूमुलेट होने लगेगा तो हमको एसिडोसिस देखने को मिलेगी। इसी को बोलते हैं हम हाइपरकैलेमिक। देखिए यहाँ पे हमको हाइपरकैलेमिक यानी पोटेशियम हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिला, और हाइपरकैलेमिक ट्यूबुलर एसिडोसिस, इसी को हम आरटीए टाइप 4 बोले। तो ये चीज़ हुई। और यहाँ पे यूरिन के पीएच की बात करें तो यूरिन का पीएच देखिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यूरिन का पीएच वेरिएबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रोटॉन या बाइकार्बोनेट से बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है। इस वजह से यूरिन का पीएच जो होगा ये वेरिएबल होगा। और यहाँ पे देखिए सीरम पोटेशियम की बात करें तो सीरम का पोटेशियम यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों में सीरम का पोटेशियम कम हो रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइप 4 में ही सिर्फ हमको सीरम का पोटेशियम ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए अब हम कॉजेज़ की बात करते हैं। तो देखिए कॉजेज़ में बता दिया गया कि डिक्रीज एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन। तो देखिए यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक हम जिसको बोलते हैं ट्रू हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है, एक ट्रू हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म होता है और एक होता है हमारा सूडो हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म। ट्रू में क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन कम ही हो जाता है, और सूडो में क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन रहता है लेकिन अपना काम नहीं कर पाता है, ठीक है। तो देखिए ट्रू हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म में भी हमारे पास दो होते हैं, एक ऐसा होता है कि यहाँ पे हाइपोरेनिमिक होता है, यानी रेनिन का प्रोडक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यानी ये जो हमारा रेनिन शुरू में प्रोड्यूस हो रहा था जेजी सेल से, ये रेनिन ही नहीं प्रोड्यूस होगा, इस वजह से आगे की पूरी साइकिल नहीं चलेगी और एल्डोस्टेरोन नहीं प्रोड्यूस होगा। इसको हम बोलते हैं कि हाइपोरेनिमिक। और दूसरा होता है कि हाइपररेनिमिक, कि यहाँ से रेनिन बन रहा है, जेजी सेल रेनिन को तो बना रहा है, ठीक है, लेकिन अब आगे का जो ये पाथवे है ना, ये पाथवे इसमें हमको कहीं परेशानी देखने को मिल रही है, इसको हम बोलते हैं हाइपररेनिमिक। तो यहाँ पे देखिए रेनिन ज़्यादा देखने को मिलेगा लेकिन एल्डोस्टेरोन कम देखने को मिलेगा, ठीक। तो हम यहाँ पे दोनों को बताते हैं। तो देखिए डिक्रीज एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन, तो एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन ओवरऑल ट्रू हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म में आपको कम देखने को मिलेगा। और एग्जाम्पल देखिए सबसे पहले बताया गया कि डायबिटिक हाइपोरेनिनिज्म, ठीक है। तो डायबिटिक हाइपोरेनिनिज्म यानी डायबिटीज होगी, उसमें हमको रेनिन का कंसंट्रेशन कम देखने को मिलेगा। और ऐसा क्यों होता है ना कि डायबिटिक की कंडीशन में ये जो बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं ना, जब बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं यहाँ पे जेजी सेल में, तो ये रेनिन का सिक्रेशन कराते हैं नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन डायबिटिक कंडीशन में ये बीटा 1 रिसेप्टर जो जेजी सेल पे होते हैं ये डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से हमको यहाँ पे हाइपोरेनिमिक कंडीशन देखने को मिलती है डायबिटीज की कंडीशन में। और दूसरी बात, यहाँ पे जब रेनिन बनता है ना तो ये प्रो रेनिन से कन्वर्ट होता है रेनिन में, ठीक है। और जब डायबिटीज वाला पेशेंट होता है तो ये इसका कन्वर्जन भी रुक जाता है। तो इस वजह से देखिए दो मैकेनिज्म से यहाँ पे रेनिन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है डायबिटिक पेशेंट में। और दूसरा देखिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है और साइक्लोस्पोरिन्स है, ये दोनों भी हमारे रेनिन के प्रोडक्शन को जेजी सेल से कम कर देती हैं, ठीक है। तो जब रेनिन ही नहीं बनेगा तो ये आगे का पूरा पाथवे नहीं चलेगा, इस वजह से एल्डोस्टेरोन कम देखने को मिलेगा, ये चीज़ हुई। और यहाँ पे देखिए हम हाइपर रेनिमिक की बात करें, जिसमें रेनिन तो बन रहा है लेकिन ये आगे का पाथवे रुक रहा है, उसमें सबसे पहले हमारा है ACE इनहिबिटर्स। तो देखिए ACE इनहिबिटर्स और ARBs ये दोनों क्या करते हैं, तो देखिए ACE इनहिबिटर्स ये एंजियोटेंसिन 1 को 2 में नहीं कन्वर्ट होने देगा, जब ये यहीं पे रुक जाएगा तो ये आगे का पाथवे नहीं जाएगा, इस वजह से हमको एल्डोस्टेरोन कम देखने को मिलेगा। हालांकि रेनिन जो होगा ये रेनिन ज़्यादा देखने को मिलेगा लेकिन एल्डोस्टेरोन कम देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से जब हम ARB देते हैं तो ARB अपने यहाँ रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पाता है, तो ये एंजियोटेंसिन तक तो सही आया, लेकिन जब अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं किया तो ये एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी रेनिन ज़्यादा देखने को मिलेगा और एल्डोस्टेरोन कम देखने को मिलेगा। तो ये दो मैकेनिज्म हो गया। और तीसरा देखिए हिपेरिन, तो हिपेरिन क्या करता है, इनहिबिट एल्डोस्टेरोन सिंथेज। तो ये एल्डोस्टेरोन सिंथेज जो यहाँ पे एंजाइम होता है ना, इसको इनहिबिट कर देता है हिपेरिन, इस वजह से यहाँ तक भी एंजियोटेंसिन 2 जो है ये ज़्यादा रहेगा लेकिन ये एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे इसका एंजाइम इनहिबिट हो गया। और एड्रिनल इंसफिशिएंसी जैसे एडिसन्स डिसीज है, तो एड्रिनल ग्लैंड जब काम ही नहीं करेगी तो कितना भी आप यहाँ से एंजियोटेंसिन 2 दे दो लेकिन ये एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा। तो इन सारी कंडीशंस में हमारा ये एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। और यहाँ पे हम पूरा एग्जांपल के साथ बता दिए, इस वजह से हमको ये फंक्शन जो है ये अल्टर देखने को मिलता है, ठीक है, ये वाला एल्डोस्टेरोन का। और दूसरी कंडीशन हम बताएं कि एल्डोस्टेरोन प्रेजेंट तो होगा लेकिन रेजिस्टेंस होगा, जिसको हम सूडो हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म बोले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स क्या करती हैं कि आके या तो इसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, इसके रिसेप्टर को या तो ब्लॉक कर देंगे, या तो ये जो इनएक्ट चैनल यहाँ पे है देखिए हम बताएं कलेक्टिंग डक्ट में प्रिंसिपल सेल पे, इस इनएक्ट चैनल को ब्लॉक कर देंगे जिसकी वजह से ये इसका एक्सचेंज रुक जाएगा, ठीक है। तो हमारे पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स में कौन कौन सी है, स्पाइरेनोलेक्टोन, एप्लिरिनोन, ये दोनों इसको रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। और यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हमारी ट्राई एमिटेरिन और एमाइलोराइड है, ठीक है, तो इसको ब्लॉक कर देती हैं जिस वजह से ये एल्डोस्टेरोन प्रेजेंट होने के बाद भी अपना काम नहीं कर पाता, बेबस रहता है। तो ये दो हो गई हमारी पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। और देखिए नेफ्रोपैथी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, तो कोई भी नेफ्रोपैथी हो जो आगे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगी उसकी वजह से हमको यहाँ पे ब्लॉकेज देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करें वसाइको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स की बात कर ले, या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है स्टोन वगैरह, तब भी हमको यहाँ पे
इन चैनल का काम अच्छे से नहीं देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमको एसिडोसिस देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा टाइप 4। और उसके बाद फिर देखिए लास्ट में बताया गया ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल। ये क्या करते हैं ना, ये इनका सेम काम ऐसा होता है इनएक की तरह। ठीक है, इनएक चैनल ब्लॉकर जो होते हैं, जो इस चैनल को ब्लॉक करते हैं, ये देखिए इस चैनल को, यही इसी अमाइलोराइड और ट्राइमेथोप्रिम की तरह सेम काम करते हैं सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम। ठीक है, तो इस वजह से ये भी टाइप 4 RTA कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये हम पूरा मैकेनिज्म डिटेल में बता दिए। बस यहाँ पे देखिए, ये जो टाइप 4 वाले में ना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगी, यहाँ पे हम दो डायग्राम का इस्तेमाल किए, क्योंकि हमारी बुक में जो डायग्राम दिया गया ना, यहाँ पे सिर्फ अल्फा इंटरकलेटेड सेल को दिखाया गया, प्रिंसिपल सेल को नहीं दिखाया गया था। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल सेल को दिखाने के लिए हम ये वाला डायग्राम जो नेफ्रॉन ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी में उसको ले आए, क्योंकि ये प्रिंसिपल सेल पे ही वर्क करते हैं और प्रिंसिपल सेल पे ही हमारा इनएक्ट चैनल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये भी होना चाहिए था, तो ये डायग्राम यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, इस वजह से इसको हम अलग से यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। और अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स और प्रिंसिपल सेल दोनों मिल के जो होते हैं एल्डोस्टेरोन के फंक्शन को शो करते हैं। तो एल्डोस्टेरोन अकेले अल्फा इंटरकलेटेड सेल पे ना फंक्शन शो करता है और ना अकेले प्रिंसिपल सेल पे, दोनों पे मिला के काम शो करता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे दोनों को मिला के दिखाया। ठीक है, ये अल्फा इंटरकलेटेड सेल देखिए यहाँ पे भी दिखा दिया गया, और ये प्रिंसिपल सेल है, और हम यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल सेल पे रिसेप्टर है, और ये 1 चैनल 2 चैनल 3 चैनल, ये 3 चैनल का फॉर्मेशन करता है। और जब यही नहीं काम करेगा तो यहाँ से पोटेशियम का लॉस नहीं होगा इस पाथवे के थ्रू, और जब पोटेशियम का लॉस नहीं होगा तो यहाँ पे हमको सीरम में पोटेशियम कंसंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये पीसीटी में देखिए, यहाँ पे पीसीटी में अमोनिया का प्रोडक्शन कम कर देंगे और हमको एसिडोसिस देखने को मिलेगी। तो ये हमारा रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया, तो हम पूरा कंप्लीट कर दिए। ठीक है, और इसमें अब हम खुलासा पूरा बता दें क्या है। तो देखिए टाइप 2 की हम बात करें तो हमको खाली पीसीटी में डिफेक्ट देखने को मिलता है, और टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 में देखिए हमको सिर्फ इस इंटरकलेटेड सेल में डिफेक्ट देखने को मिलता है। देखिए यहाँ सिर्फ इंटरकलेटेड सेल में डिफेक्ट देखने को मिला। और टाइप 4 की हम बात करें तो टाइप 4 में हमारे जो डिफेक्ट होता है ना, ये इसमें नहीं होता है, ये हमारे जो ट्यूब्यूल्स है, हमारे ट्यूब्यूल्स में नहीं होता है। बस ये एल्डोस्टेरोन को जहाँ जहाँ वर्क करना होता है ना, इंटरकलेटेड सेल पे और प्रिंसिपल सेल पे, यहीं पे इसका फंक्शन नहीं हो पाता है। और एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये पोटेशियम को लॉस कराता है और सोडियम को एब्जॉर्ब करता है। तो एल्डोस्टेरोन अपना काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से पोटेशियम का लॉस नहीं होगा और सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, और पोटेशियम का लॉस नहीं होगा, इस वजह से पोटेशियम ज़्यादा देखने को मिलेगा। और यही पोटेशियम जो होता है ये अमोनिया के प्रोडक्शन को स्लो कर देता है पीसीटी में, जिसकी वजह से हमको एसिडोसिस देखने को मिलती है। तो ये हमारा पूरा आउटकम है। ठीक,